अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। ये दिल मांगे मून। चांद पर हिंदुस्तानी कदम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग का अंतर जानेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मोदी जोहानिसबर्ग में मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैठक के दौरान मोदी का शी जिनपिंग से सामना होगा। अब विदेश में स्वदेशी कारों का क्रैश टेस्ट नहीं होगा। देश में लॉन्च हुआ भारत एनकैप। चंद्रयान-3 के चंद्रमा को छूने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज 22 घंटे का फासला बचा है जब चंद्रयान-3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। कल शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा। इसरो के वैज्ञानिक पल पल चंद्रयान पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार शुभ संकेत भी आ रहे हैं और वो घड़ी भी आने वाली है जब हिंदुस्तान का डंका दुनिया में बजे, जब भारत को ऐतिहासिक कामयाबी मिलेगी। ये पूजा पाठ चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट और सफल लैंडिंग के लिए की जा रही है। 22 घंटे से भी कम वक्त बचा है। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के लैंडर पर हर पल निगाह बनाए हुए हैं और वक्त वक्त पर इसरो चंद्रयान-3 के बढ़ते सफल कदम की जानकारी भी मुहैया करा रहा है। जैसे जैसे लैंडिंग की घड़ी नजदीक आ रही है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स भी उत्साहित हैं। चंद्रयान-3 मिशन से जुड़ी हर जानकारी और कैलकुलेशन को कई बार चेक किया जा रहा है। इसरो सफल लैंडिंग की उम्मीद जता रहा है। इसरो की इस कामयाबी पर पूरी दुनिया की नजर है। ये लैंडिंग ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में रूस के मून मिशन लूना 25 फेल हो गया, जब उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। चंद्रयान-3 की कामयाब और सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत उन खास देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही शामिल हैं। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला है ताकि लैंडर आसानी से चंद्रमा पर उतर सके। इसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। सॉफ्ट और सेफ लैंडिंग के लिए यान के लैंडर की स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाएगा। लैंडिंग के अंतिम समय में ये स्पीड काफी कम कर दी जाएगी, जिससे लैंडर आसानी से चंद्रमा की सतह पर उतर जाए और उसे नुकसान भी न हो। शुरुआत की स्पीड होगी इसे कि 1683 किलोमीटर पर सेकंड लैंडिंग की स्पीड। फिर उसको 7.5 किलोमीटर तक उसको उसी स्पीड में रखेंगे। फिर इसके बाद उसको रिड्यूस करेंगे 400 मीटर पर सेकंड। इसके बाद और ये 50 उसको 150 किलोमीटर पर सेकंड पर आएगा। फिर 50 किलोमीटर पर सेकंड में आएगा। सारी मीटर्स में है। और लास्ट के जो 10 मीटर की ऊंचाई होगी वो सबसे क्रूशियल होगी। उस वक्त ये टोटल वर्टिकल होगा और उसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से धीरे धीरे वो कम होते होते जिससे सॉफ्ट लैंडिंग में आसानी हो और नीचे इम्पैक्ट उसका आसान, चंद्रमा की धरती पर जब टच करे तो उस वक्त उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ना आए। अब आपको बताते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग आखिर किसे कहते हैं और ये क्यों जरूरी होती है। आसान भाषा में कहें तो सॉफ्ट लैंडिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब कोई अंतरिक्ष यान किसी ग्रह पर ऐसे उतारा जाता है जिससे कि उसे किसी तरह का नुकसान न हो। पृथ्वी पर लैंडिंग गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर होती है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति अलग है। वहाँ पर धरती की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल बेहद कम है, जिससे किसी भी वस्तु के गिरने की गति बढ़ जाएगी। दूसरा, वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए घर्षण से स्पीड कम करने की कवायद भी नहीं की जा सकती, यानी पैराशूट का उपयोग कर स्पीड कम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ
जहां पर लैंडर के चंद्रमा की सतह की ओर जाने की स्पीड कम करने के लिए विपरीत दिशा से बल लगाकर स्पीड कम की जाएगी। इसके लिए चंद्रयान में लगे इंजनों को ऑन कर दिया जाएगा। जो इंजन अभी तक विक्रम लैंडर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वही इंजन विपरीत दिशा में दबाव बनाकर विक्रम की गति को कम कर लैंडिंग से कुछ समय पहले लैंडर की गति को 0 कर देंगे, जिससे विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सकेगी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को 4 स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज होगा रफ ब्रेकिंग। यहाँ पे 4 स्टेज है लैंडिंग के लिए और पहला स्टेज होगा रफ ब्रेकिंग, जहां पे वेलोसिटी को कम करेंगे। वेलोसिटी का मतलब है स्पीड अराउंड 7.4 किलोमीटर से मिलकर 300 to 400 मीटर तक ये वेलोसिटी का कम करने का काम शुरू होगा। उसके बाद होगा सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में क्या होगा? सेकेंड फेज में ऑल्टीट्यूड होल्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लैंड हो चुका है हमारा लैंडर, मगर जब ऑर्बिट में होगा ऐसे घूमता रहेगा। सो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। सो सेकेंड फेज में क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल हुआ है लैंडर, इसको वर्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड होने के टाइम पे जो भी एक स्टैंड है ये वर्टिकल से होने के बाद ही इसको लैंड करने होगा चांद के ऊपर। सो इसी के वजह से इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लेना पड़ेगा। और तीसरा फेस होगा फाइन ब्रेकिंग। यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब है स्पीड। जब भी चांद के नजदीक लैंडर जाएगा उसका स्पीड भी कम होता जाएगा। सो इसी के वजह से थर्ड फेज में वेलोसिटी रिड्यूस करने के लिए ये एक थर्ड फेज रहेगा। और उसके बाद होगा फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज क्या होगा? फाइनल स्टेज टच डाउन फेज होगा। टच डाउन का मतलब है इसको सरफेस के ऊपर लैंड करने के लिए। लेकिन इससे पहले विक्रम लैंडर में लगे सेंसर और कैमरे सही जगह की तलाश करेंगे। चंद्रयान 3 में इसरो ने लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी LHDAC का इस्तेमाल किया है। ये कैमरा ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग को आसान बनाएगा। दरअसल लैंडर विक्रम को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एरिया लोकेट करने में कैमरा मदद करेगा। इससे बिना गड्ढे वाले इलाके का पता चलेगा और लैंडर धीरे से चांद की सतह पर कदम रखेगा। लैंडर के कैमरे ने चंद्रमा की तस्वीरें भी भेजनी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगा है। इसे बनाया तो चंद्रयान 2 के लिए गया था, लेकिन उसमें लगाया नहीं गया। अब चंद्रयान 3 उससे लेस है। इसका फायदा ये है कि ये बताएगा कि लैंडर चांद से कितनी दूर है, कितनी स्पीड से वो चांद की तरफ बढ़ रहा है। इस बार लैंडिंग के एरिया को भी बढ़ा दिया गया है। लैंडिंग के लिए ज्यादा फ्यूल भी रखा गया है, ताकि अगर कोई भी मुश्किल आए तो इसकी लैंडिंग को 4 दिनों के लिए टाला जा सकता है। इनका जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा विक्रम के साथ है, वो ऊपर से इनिशियल जो 25 किलोमीटर ऊपर जब वहाँ पर लैंडिंग के लिए तैयार होगा, वो उस वक्त उसको मॉनिटर करेगा कि सेफ लैंडिंग कहाँ हो सकती है। और अगर इन केस उसको सूटेबल जगह नहीं मिली तो फिर उसको 4 दिन के लिए खिसका सकते हैं। इसी के उलट हार्ड लैंडिंग में लैंडर या स्पेसक्राफ्ट की स्पीड के साथ लैंडिंग होती है। इससे मौजूद मशीन और इक्विपमेंट्स के खराब होने का खतरा रहता है। इससे पूरे मिशन के बर्बाद होने का भी रिस्क रहता है और यान के क्रैश होने की पूरी उम्मीद होती है। इसलिए चंद्रयान 3 के जरिए विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी की गई है। चंद्रयान 3 का लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से जब चांद की तरफ बढ़ेगा तो उसे सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये टाइमिंग सबसे क्रिटिकल मानी जा रही है, क्योंकि इसमें लैंडर की स्पीड को ऑब्जर्व करना, लैंडिंग के लिए जगह को चुनना और उड़ने वाली धूल में लैंडर को सतह तक पहुंचाना होगा। लैंडिंग साइट से तकरीबन 800 मीटर ऊपर होंगे। हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों 0 होंगी, मतलब हम वहां पर होवर कर रहे होंगे। फिर कैमरास पिक्चर में आएंगे, वो क्लिक करेंगे फोटोज को, हमारे जो सेंसर्स हैं वो हाइट को सेंस करेंगे हम कितना ऊपर हैं। फिर एक डिसीजन लिया जाएगा कि हम ग्रेजुअली नीचे उतरते हैं।
जब हम सतह से 150 मीटर ऊपर होंगे तो एक हजार्ड डिटेक्शन कैमरा है हमारे पास विक्रम के ऊपर, वो फिर से लूनर सरफेस की फोटो लेगा, देखेगा कि कोई कंकर पत्थर, उबड़ खाबड़, कोई गड्ढा, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो नो गो कंडीशन अगर परफेक्टली हो जाती है तो इन दैट केस अगर सब कुछ सही है तो हम वहां पर उतर जाएंगे और वो 150 मीटर, आखिरी के 150 मीटर हम 73 सेकंड्स में कवर करेंगे। और अगर लगता है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम 150 मीटर आगे जाएंगे और वहां पर लैंडिंग की कोशिश करेंगे। लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम अपनी रैंप खोलेगा और प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। वहां चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी देगा और भारत अपनी कामयाबी का इतिहास चंद्रमा पर लिख देगा। बेंगलुरु से सगय राज और दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका के दौरे की। 15वीं ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। उन्हें रिसीव करने के लिए साउथ अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल शिपोकोसा पहुंचे। वाटरक्लूफ एयरबेस पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत साउथ अफ्रीका के ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस के साथ किया गया। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर वहां एक भारतीय मूल की महिला ने उन्हें राखी भी बांधी। प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग शहर में रहेंगे और इस दौरान ब्रिक्स के कुछ सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। बड़े बड़े बैनर टंगे थे जिन पर नमस्ते, स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश लिखे थे। जोहान्सबर्ग में शुरू हो चुके 15वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों तक वहां मौजूद हैं, जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन, जोहान्सबर्ग और डर्बन जैसे शहरों में बड़ी संख्या में रहने वाले प्रवासी भारतीयों में भारी उत्साह दिख रहा है। Indian community throughout our country are very excited that our Indian Prime Minister is coming to our country, and I'm positive that with all the achievements that Prime Minister Modi did in India, he will definitely bring that down to the summit and help all the countries to grow from strength to strength and take all the countries to another level. आंकड़ों के अनुसार अफ्रीका लगभग 30 लाख भारतीय मूल के लोगों का ठिकाना है, जिनमें से 10 लाख से ज्यादा भारतीय अकेले दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, जिनकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर टिकी है। हालांकि साल 2020 में आई कोरोना महामारी की वजह से 5 देशों के इस समूह ब्रिक्स सम्मेलन पर ग्रहण लग गया था। मीटिंग ऑनलाइन होती थी। महामारी के बाद पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देश के नुमाइंदे एक दूसरे से आमने सामने मुलाकात करेंगे। 2009 में अस्तित्व में आए ब्रिक्स देशों के इस समूह में भारत के अलावा चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को छोड़कर बाकी सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक जगह जुटे हैं। पुतिन के खिलाफ आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान वॉर क्राइम्स के केस दर्ज हैं। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी है, इसलिए पुतिन इस सम्मेलन में शामिल होने नहीं आए हैं। हालांकि ब्रिक्स देशों की ये शिखर बैठक इस बार कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 14 साल से सिर्फ 5 देशों के इस समूह में 40 देशों ने सदस्य बनने की इच्छा जताई है, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, ईरान के अलावा पाकिस्तान भी शामिल है। हालांकि संगठन में इन्हें शामिल किए जाने पर अब तक भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोई सहमति नहीं बनी है। माना जा रहा है कि ब्रिक्स समिट में इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल चैलेंज और आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। हालांकि इस सम्मेलन में सबकी नजरें इस पर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होती है या नहीं। फिलहाल विदेश मंत्रालय इस पर कुछ भी कहने से साफ बच रहा है। As I mentioned in my remarks, the host country South Africa has invited large number of guest countries, besides of course the BRICS members who would be present there. The Prime Minister's schedule in terms of bilateral meetings with those leaders who would be present in South Africa
is still being developed, and as and when we have details of confirmation of Honorable Prime Minister's different bilateral meetings, we would definitely apprise. चीन और भारत के बीच नियंत्रण रेखा पर 3 साल से तनातनी है। दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध दूर करने के लिए कई लेवल पर प्रयास भी हुए हैं। इससे पहले गलवान में चीन की गुस्ताखी के बाद सितंबर 2022 में एससीओ की मीटिंग में दोनों नेता समरकंद में एक दूसरे के पास खड़े थे, लेकिन औपचारिक बातचीत नहीं हुई थी। नवंबर 2022 में बाली में दोनों नेताओं ने G20 की बैठक में डिनर पर सीमा विवाद पर बातचीत की थी, हालांकि ये भी औपचारिक नहीं थी। अगले महीने भारत में G20 की बैठक के लिए भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत आना है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों के बीच जब बातचीत हो तो G20 के दौरान होने वाली मुलाकात के लिए बेहतर जमीन तैयार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं, जहां पर जोरदार स्वागत उनका हुआ। प्रधानमंत्री का प्लेन जैसे ही वहां पर लैंड किया, सबसे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए स्वागत उनका किया गया और उसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी वहां पर पहुंचे और वहां के परंपरागत लोगों ने भी उनका स्वागत किया। और ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री का प्लेन वहां पर लैंड किया और उसके बाद प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए स्वागत किया गया जोहानिसबर्ग में। हालांकि नजरें इस पूरे ब्रिक्स सम्मेलन में टिकी रहेंगी प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग पर। क्या दोनों की मुलाकात होती है या नहीं, इस पर सबका ध्यान रहेगा। और दोनों के बीच अगर मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। 40 देशों में ब्रिक्स में शामिल होने की होड़ भी है और पश्चिमी देशों को चुनौती एक तरीके से दी जा रही है। हालांकि अमेरिका इस मुलाकात को लेकर जरूर थोड़ा सा डरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल ये वो तस्वीरें जिस वक्त उनका प्लेन वहां पर पहुंचा और देखिए किस पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया गया। भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। एक और खास बात आपको बताते चले कि अपने जोहानिसबर्ग दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के लोग जो वहां काफी समय से रह रहे हैं उनके बीच भी पहुंचेंगे और उनसे भी मुलाकात करेंगे। और अगली खबर देश में अपने लिए सुरक्षा कारों की तलाश में जुटे ग्राहकों के लिए है। देश में बनने वाली गाड़ियों को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने भारत एनकैप यानी कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। पिछले 3 साल से केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय नई व्यवस्थाओं के जरिए सड़क हादसों के दौरान होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। सड़कों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भारत एनकैप लॉन्च किया है। इसका फायदा क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। इसके बाद भारतीय कार निर्माता कंपनियों को एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग के लिए अपनी गाड़ियों को विदेश भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भारत एनकैप के तहत देश में बनने और बेची जाने वाली गाड़ियों को क्रैश टेस्ट के बाद ही सेफ्टी रेटिंग मिल पाएगी। इसका साफ मतलब है कि हमारे देश में बनने वाली गाड़ियां अब हमारे एनकैप प्रोटोकॉल के हिसाब से ही टेस्ट की जाएंगी। क्रैश टेस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर स्वदेशी वाहनों को 0 से 5 के बीच स्टार रेटिंग मिल जाएगी और इसके लिए विदेश की तरह हमारे देश में भी गाड़ियों को तय स्पीड पर किसी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के साथ टकराया जाएगा। क्रैश टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही गाड़ी में इंसानों की तरह दिखने वाली डमी होगी। वयस्क और बच्चों की तरह 4 से 5 की संख्या में गाड़ी में डमीज रखी जाएंगी, जैसा कि अब तक ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में दिखाया जाता है। क्रैश टेस्ट के दौरान कार के एयरबैग्स ने कितना काम किया, गाड़ी में रखी डमी को कितना नुकसान पहुंचा, यानी कार में एडल्ट और बच्चे कितने सुरक्षित रहेंगे, इसका पता चल पाएगा। टकराने के दौरान कार के सेफ्टी फीचर्स ने कितना काम किया, इन सब पैमानों पर ही किसी गाड़ी को सेफ्टी रेटिंग मिलेगी और इसका सीधा फायदा भारतीय ग्राहकों को भी मिलेगा। उन्हें नई लॉन्च कार खरीदने के लिए विदेशी ग्लोबल एनकैप एजेंसी की सेफ्टी रेटिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत एनकैप के तहत होने वाले क्रैश टेस्ट में फेल हो जाने के डर से देश में कार बनाने वाली कंपनियां ज्यादा सुरक्षित गाड़ियां बना पाएंगी और कार निर्माता कंपनियों को विदेशी गाड़ी भेजने का खर्च भी बच जाएगा। कार के लॉन्च होने से पहले ही कंपनियां अपनी कारों को
टेस्ट करवाएंगी, जिससे पहले ही ग्राहकों को उनकी गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग की जानकारी भी मिल पाएगी और इससे उनकी सेल्स पर भी सीधा असर पड़ेगा। सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए इस न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत कार क्रैश रेटिंग को 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा, जो M1 कैटेगरी यानी 3500 किलो से कम वजन वाली गाड़ियों पर ही लागू होगा। I am really happy that it is going to helpful to the consumers. By this star rating, Bharat NCAP, people can understand the quality of the product. And now we are going to create awareness in the mind of the customers. And it is really important that they can understand what is the quality of the product. At the same time, I feel that there is a huge domestic demand for higher star rating vehicles in India. One thing you remember, the people are quality conscious. People are very, very quality conscious. Now people are very cautious about the safety. People are very cautious about pollution. People want to use different type of fuel because they are fed up with the pollution. And because there are a lot of people who are facing crucial problems regarding the air pollution also, that is a big challenge. I feel that if anywhere if new option is there, alternative is there, people are ready to accept that. I am really happy that today this is really one of the historical day where we are launching this program, and today we have the report which has given to me that the request to test and certify more than 30 models of different companies under Bharat NCAP has already been received. खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज देखते।